अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियाँ उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल के मुहाफ़िज़। आज जो हमारे साथ जंगल के मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, वो मेरे बहुत ही प्यारे भाई अहमद फ़ारूक हैं। जितने भी मैंने अब तक इंटरव्यूज़ किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं अहमद भाई का इंटरव्यू करने के लिए था, क्योंकि इनका ताल्लुक पीएफआई से है, पाकिस्तान फ़ॉरेस्ट इंस्टीट्यूट से, और वो अभी इस वक़्त जो है पीएफआई के हॉस्टल में ही मौजूद है मुझे इंटरव्यू देने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि जो है पूरा दिन सुबह फजर टाइम से लेके रात जो है डिनर तक आपकी मसरूफियत होती है। पीएफआई का एक जो है यूनिवर्सिटी का बड़ा ही सख्त किस्म का माहौल है, तो उसके बिल्कुल। बावजूद आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। तो मैं आपका भी इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ उमर भाई कि आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम जंगल के मुहाफ़िज़ में जो है वो मदऊ करके मुझे जो है शुक्रिया का मौका दिया। तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने जो है वो मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाया और जंगल की अफ़ादियत और उसकी अहमियत पर बात करने का मौका दिया। सही। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, और उसके अलावा जो है आपने एजुकेशन कहाँ-कहाँ से हासिल की, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। जी, ज़रूर। मेरा नाम अहमद फ़ारूक है और मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला हरीपुर के नवाही गाँव मीरपुर से है। और अगर मैं अपने तालीम के बारे में बात करूँ तो मेरी तालीम जो है वो फर्स्ट क्लास से लेके क्लास 12 तक मैंने अपनी तमाम एजुकेशन जो है वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से हासिल की और अपने कॉलेज जिन्ना जामिया स्कूल एंड कॉलेज से मैंने जो है वो अपनी तमाम जो है वो बेसिक एजुकेशन जो है वहाँ वहाँ से हासिल की। उसके बाद जो है वो मैंने ग्रेजुएशन जो है वो अपनी बीएससी फॉरेस्ट्री जो है वो पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट से की और नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर। सही, माशाल्लाह। तो आपसे ये जानेंगे कि आपका जो है आपके दिल में कैसे ख़्याल आया कि मैं पीएफआई जॉइन करूँ या फ़ॉरेस्ट्री करूँ? इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताइएगा। जी, ज़रूर। असल में फ़ॉरेस्ट्री को जॉइन करने का जो मेरे ज़हन में ख़्याल था वो मेरे शुरू दिन से ही मेरा एक ज़हन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव जो था वो मेरी लाइफ़ का, वो यही था कि मैंने जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट जॉइन करना है जिसके अंदर जो है वो मैं अपनी कंट्री को एक बेहतर तरीके से सर्व आउट कर सकूँ। तो क्लास 8 में जिस वक़्त सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आई जिसमें सब्जेक्ट को चूज़ करना था, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स थे बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज़। तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट की तरफ मेरा एक जो था वो एक रुझान ज़्यादा था बनिस्बत जो है वो कंप्यूटर साइंसेज़ के। तो मैंने बायोलॉजी को ऑप्ट किया। तो मेरी जो रुझान जो बायोलॉजी की तरफ था और मेरा नेचुरल साइंसेज़ की तरफ जो रुझान था वो बचपन से ही था। तो मेरा वही रुझान जो है वो मुझे आगे फर्दर जो है एक ऐसे करियर में जो है वो लेके आया जो एक इंतहाई चैलेंजिंग और इंतहाई एडवेंचरस और एक इंतहाई जो है वो कह सकते हैं कि एक इंतहाई जो है सक्सेसफुल पैशन है और एक जो है वो इंतहाई एडवेंचरस प्रोफ़ेशन। तो मेरा ये जो रुझान था तो ये जो है वो मुझे फ़ॉरेस्ट्री और ख़ासकर पाकिस्तान फ़ॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ लेके आया। सही, ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा कि आपको याद है कि आपका पीएफआई का दिन पहला कैसा गुज़रा था? किस तरह का दिन था? जी, बिल्कुल। पाकिस्तान फ़ॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर जॉइन करने के लिए जो है वो मुझे एक एग्ज़ाम देना पड़ा और एग्ज़ाम्स के बाद जब मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हुई, तो मुझे अच्छे तरीके से मेरा अपना पहला दिन याद है। जिस तरह मुझे हमें यहाँ पे सीनियर्स ने वेलकम किया और उसके बाद हमें एक वेलकम पार्टी दी गई और उसके बाद जो है वो हमारा एक रूटीन सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ, वो इंतहाई जो है वो मेरे लिए एक यादगार जो है वो दिन था और वो दिन जो है वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला सकता। तो पीएफआई को जॉइन करने का जो मेरा पहला दिन था, वो मेरे लिए ज़िंदगी का ये एक नाकाबिले फरामोश दिन था। सही। तो पीएफआई में आकर आपको महसूस कैसा हुआ? कैसा लगा पीएफआई का एक्सपीरियंस? जी उमर भाई असल में पाकिस्तान फ़ॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर जो है ये एक तरह का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो है वो हमें जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफ़िसर्स लाइक ट्रेनिंग दी जाती है।
यही ट्रेनिंग जो है वो हमारी जो है वो हमें हमारे जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड अप करने में हमें इंतहाई जो है वो मुफीद साबित हुई। और बिफोर पीएफआई जॉइनिंग I have a little bit like confidence shaking problem or like that things. So after joining PFI, I feel a lot of changes in my personality, and Alhamdulillah, and now I am at this stage that I am facing you, and मैं आपको जो है वो इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये है कि पीएफआई ने जो है वो एक कैरेक्टर बिल्डअप करने में और एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में जो है वो इंतहाई मेरा जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। शुरू-शुरू में आपको कैसा महसूस हुआ कि हर चीज़ में डिसिप्लिन, आप अपनी नींद भी पूरी नहीं कर सकते, फजर टाइम में विसल बज जाती है जी, जल्दी पहुँचो ग्राउंड में, और जो है ना, रात को आपने खाना भी खाना तो अपनी मर्ज़ी से नहीं खाना, वो भी आपने एक डिसिप्लिन से खाना है। बल्कि आप तो जी, यहाँ पे भी अपने रूम में भी इधर-उधर आप देखते होंगे तो पीछे आपको ये कर्टन नज़र आता होगा जिसके ऊपर पीएफआई का मोनोग्राम बना हुआ है। कैसा फ़ील होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। असल में एक डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल जो है ना वो इंसान की पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो एक मुस्बत तब्दीली लाता है। पीएफआई ने जो है वो बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पीएफआई ने जो है मेरी ज़िंदगी को ख़ासकर जो है वो एक डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल दिया है। जिसके ऊपर मतलब अगर कोई मैं बात करना चाहूँ और मेरे जो है वो अल्फ़ाज़ भी जो हैं वो कम पड़ते हैं। तो बिफ़ोर पीएफआई जो है वो एक लाइफ़स्टाइल जो था वो टोटली डिफरेंट था। और आफ्टर जॉइनिंग पीएफआई जो है वो लाइफ़स्टाइल टोटली डिफरेंट हो चुका है। हर चीज़ में एक डिसिप्लिन आ चुका है, हर चीज़ को टाइम पे करने की आदत हो चुकी है। हर चीज़ को एक बाकायदा उसके वक़्त पर करने की जो है वो हमें जो है वो ट्रेनिंग मिली है, और हम जो है हर एक काम जो है वो उसको उसके मुकर्ररा वक़्त के ऊपर जो है वो अब करते हैं, और यही जो है डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल का जो है वो एक मज़ा है। सही, ज़बरदस्त। तो आपने अब तक पीएफआई के थ्रू पूरा पाकिस्तान देखा होगा। जी, बिल्कुल। तो कौन से शहर में जाके आप सबसे ज़्यादा मज़ा आया, खुशी महसूस हुई? पीएफआई एक वाहिद ऐसा अदारा है जो आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान एक एक्सपोज़र देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने जो है वो पाकिस्तान का हर एक सिटी विज़िट किया। जिन सिटीज़ के बारे में जो मुझे एक्साइटेडनेस ज़्यादा थी, जिन सिटीज़ को मैंने देख कर खुशी हासिल की, और जो वाक़ई में मुझे जिन शहर को घूमने का मज़ा आया, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो बहावलपुर है। और सेकंड नंबर पर जो सिटी जो इंतहाई जो खूबसूरत सिटी जो मेरी नज़र में है वो फैसलाबाद का सिटी था। तो ये 2 जो सिटीज़ थे इनमें मतलब विज़िट के दौरान जो है वो इंतहाई एक्साइटेडनेस थी, और इन शहरों को देखने का जो है वो एक अलग ही अपना ही एक मज़ा था। सही, ज़बरदस्त। अब जानेंगे आपसे थोड़ी-सी टेक्निकल बातें। आपसे ये जी, जी। जानेंगे कि पाकिस्तान में जंगलात का रकबा कितना है टोटल? जी पाकिस्तान में इस वक़्त जो जंगलात का रकबा है वो तकरीबन 5.2% पर मुश्तमिल है। ये कुल रकबे का जो है वो 5.2% है। पाकिस्तान का कुल रकबा अगर मिलियन हेक्टेयर में देखा जाए तो ये 88 मिलियन हेक्टेयर है, और उसमें से जो है वो 4.5 मिलियन हेक्टेयर पे जो है वो जंगलात मौजूद हैं। सही। तो अहमद भाई, सुना है कि आपको एक पोएम भी आती है शजरकारी के हवाले से, आपसे वो सुनेंगे हम। जी, जी, बिल्कुल। देखें नज़्म जो है वो अगर मैं इंटरव्यू के लास्ट में सुना दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप मुनासिब समझते हैं। चलें ठीक है, लास्ट में इंशाल्लाह आपसे वो भी सुनते हैं। क्लाइमेट चेंजेस की वजूहात क्या हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान क्यों क्लाइमेट चेंजेस फेस कर रहा है? जी, क्लाइमेट चेंजेज़ की जो बुनियादी वजूहात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्लाइमेट चेंज की जो बुनियादी वजह है, वो इंसान है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसीसी की जो 5th असेसमेंट रिपोर्ट है, उसमें आईपीसीसी ने ये डिक्लेयर किया कि माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह जो है वो इंसान है, और इंसान ही माहौलियाती तब्दीली का जो है वो ज़िम्मेदार है। क्लाइमेट चेंज अब बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है? क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे माहौल में जो है वो इंसान की
वजह से जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, कुछ इंसानी वजूहात हैं और कुछ जो हैं वो नेचुरल वजूहात हैं, जिनकी वजह से जो है वो हमारा जो क्लाइमेट है वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है और उसके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारे प्लैनेट को जो है वो फेस आउट करना पड़ रहा है, जिनमें ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है, इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर हाइकिंग है और बहुत और तरह के ऐसे जो असरात हैं जिनके वजह से जो है हमारा एक क्लाइमेट का जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसका टेम्परेचर डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज की जो है वो कुछ एडवर्स चीज़ें हैं कुछ एडवर्स असरात हैं। अहमद भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंजेस की मद में क्या किरदार अदा कर रहा है? जी, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो क्लाइमेट चेंज की मद में जो है वो पाकिस्तान अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिनमें जो आजकल जो टॉप ऑफ द न्यूज़ जो प्रोजेक्ट है वो है 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट से प्रीवियसली जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, वो था हमारा बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट और ये उसी की जो है वो एक्सटेंशन है प्रोजेक्ट की। 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का जो असल ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है उसकी जो हमारे क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो गोल सेट किए गए हैं, उसको डील किया जाए। तो क्लाइमेट चेंज की मद में जो है वो पाकिस्तान अपना एक इंतहाई मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी है और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं और रिलेटेड टू अदर प्रोजेक्ट्स अगर बात की जाए रेड प्लस का भी नाम है। इसके अलावा ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर ये इनकॉर्पोरेट करके जो है वो हमें जो है फर्दर क्लाइमेट चेंज को डील जो है वो उससे किया जा रहा है। जी। अच्छा अहमद भाई, अभी आपने रेड प्लस के बारे में बताया, तो मैं खुद जो है ना, अभी तक मुझे नहीं पता रेड प्लस क्या चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा-सा कोई इल्म हो तो काइंडली जी। इसके बारे में बताइएगा। उसके बाद एक और भी मेरे ज़हन में भी सवाल आया है। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। रेड प्लस एक्चुअली जो है वो एक जो है वो इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी जो है, उसकी एक जो है वो एक इनिशिएटिव है, जो कि डेवलपिंग कंट्री को जो है वो उनकी ऑन द रिडक्शन एमिशन जो है वो एक ख़ास अमाउंट जिसको फॉरेस्ट मिशन रेफरेंस लेवल कहते हैं, उस हद तक जो है वो डेवलपिंग कंट्री में अगर उस अपनी जो एमिशन है उसको रिड्यूस करती है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो डेवलप्ड कंट्री जो है वो उनके फाइनेंशियल जो है वो इनिशिएटिव्स देते हैं। तो रेड प्लस बेसिकली स्टैंड्स फॉर reducing emission from forest degradation and deforestation and plus for the sustainable forest management plus is also for the enhancement of carbon stock and development of the carbon stock। तो ये जो है वो एक रेड प्लस का जो है वो एक बेसिक जो है वो सिनेरियो है। बेसिकली अगर सादा अल्फाज में बताया जाए तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी जितनी भी कार्बन एमिशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, तो उसके लिए जो है वो डेवलपिंग कंट्री को जो है फंडिंग देते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्री अपनी कंट्री के अंदर जो है वो फॉरेस्ट ग्रो करके अपनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जो है वो कम कर सकें और जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है उनको जो है रिड्यूस किया जा सके। तो ये जो है होल एक सिनेरियो और जो मेरे रेड सही एक और मेरे ज़हन में जो सवाल आया था वो ये था कि वाटरशेड क्या चीज़ है? क्या वो जी, जी, उसके बारे में बिल्कुल। भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज रखते हैं? जी, जी, बिल्कुल। वाटरशेड जो है वो बेसिकली हम अगर देखें तो वाटरशेड जितनी भी एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन है, जितना भी आसमान से आने वाली बारिशें या नमी या बर्फ़, ये जब पहाड़ों पे पड़ती है तो ये मुख़्तलिफ़ नदी नालियों नालियों की शक्ल में जो है वो आती है और वो नदी नालियाँ जो हैं वो जुड़कर जो है एक बड़ा दरिया बनाते हैं। तो ये बारिशों का बरसना और उन नदी नालियों में जो है पानी का इकट्ठा होके एक दरिया तक पहुँचना, इस तमाम निज़ाम को, इस तमाम सिस्टम को जो है वो वाटरशेड कहते हैं। सही, क्योंकि महकमा भी है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही वाटरशेड के नाम जी, जी, से, तो हमेशा मेरे जी, ज़हन जी, में आता था बिल्कुल। कि वाटरशेड का क्या मतलब है? मैं किसी से लाज़मी पूछूँगा। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही। तो तो ये एक अब अगला मेरा वाटरशेड आपसे मैनेजमेंट जी। आपने
आपने वाटरशेड का तो पूछ लिया, तो मैं आपको वाटरशेड, आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इससे ये कंसर्न है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाटरशेड की मैनेजमेंट करता है। जितनी भी वाटरशेड हैं, जितनी भी वाटरशेड ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये उनको मैनेज करता है ताकि जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं, मिसाल के तौर पे फ्लड की कंट्रोल है, इरोजन कंट्रोल है, इन तमाम प्रोसीजर्स को जो है वो कंट्रोल करने में जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो फिर अपना फर्दर किरदार अदा करता है। वाटरशेड की अगर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए तो फ्लड के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको मैक्सिमम रिड्यूस किया जा सकता है। सही, जबरदस्त। तो ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंजेस का जंगलात पे क्या असर होता है? जी, जी। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का जंगलात के ऊपर असर अगर देखा जाए तो इसका असर जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि क्लाइमेट चेंज की वज़ह से जो है वो हमारे ग्लोबल अर्थ जो है, अर्थ का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वज़ह से जो है वो सीज़न की जो है वो शिफ्टिंग हो रही है, जिसकी वज़ह से जो है वो सीज़न शिफ्टिंग की वज़ह से जंगलात जो हैं वो बुनियादी तौर पे सिकुड़ रहे हैं। अगर बारिशें जो थी वो अगर मानसून की बारिशें जो अगर जुलाई-अगस्त के अंदर होती थी, वही बारिशें जो है अभी शिफ्ट होके जो है वो सितंबर में चली गई हैं। और उन बारिशों की शिफ्ट होने की वज़ह से जो है वो जो पौधों को उनकी रिक्वायर्ड जो अमाउंट ऑफ वाटर थी, वो नहीं मिल पाती। पौधों को उनके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ना मिलने की वज़ह से जो है वो प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वज़ह से जो है वो प्लांट्स की जो है वो डेथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो गया ऑन फॉरेस्ट। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि फॉरेस्ट की जो है वो ट्रॉपिकल ज़ोन की स्पीशीज़ थी। तो ट्रॉपिकल ज़ोन्स की जो स्पीशी थी, अब टेम्परेचर में चेंजेज़ की वज़ह से अब जैसे मतलब स स स समर सीज़न जो है वो अभी बढ़ चुका है। तो समर सीज़न के बढ़ने की वज़ह से जो स्पीशीज़ थी, जो ट्रॉपिकल ज़ोन्स की स्पीशी थी वो जो है वो कम हो गई हैं। और जो स्पीशी जो टेम्परेट ज़ोन की स्पीशी थी वो अपना उनका जो रिडक्शन है वो और ऊपर अबव अबव चली गई हैं। जो टेम्परेट स्पीशी थी वो ड्राई टेम्परेट की तरफ मूव कर या अल्पाइन ज़ोन की तरफ मूव कर रही हैं। तो ये ट्री लाइन स्पीशीज़ जो इनका डिफरेंस है वो जो है वो एक ऑब्जर्वेबल चेंज है। और बिसाइड दैट फॉरेस्ट की जो टोटल ओवरऑल वेजिटेशन है, ये इस पे इंतहाई जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। सही। तो ये बताइएगा कि लोग सोचते हैं कि अगर हम एक पौधा लगा लेंगे, मतलब कि हर कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंजेस से अगर बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ। जी, जी। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ़ एक पौधा लगा लेंगे तो उससे क्लाइमेट चेंजेस जो है वो कैसे कम होगी। तो शजरकारी कितनी इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंजेस से छुटकारा हासिल करने के लिए? जी, शजरकारी इंतहाई ज़रूरी है हमें क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। शजरकारी जो बुनियादी तौर पे क्लाइमेट चेंज की जो वजूहात हैं, उनमें सबसे बुनियादी वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो इमिशन है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उतनी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो उसकी एक्युमुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। ये एक तमाम लोगों को भी पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। एब्ज़ॉर्ब करके उसको स्क्वेच्चर करते हैं और जो है जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो इंक्रीज़ अमाउंट है उसको कम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह है, अगर वो कम हो जाएगी तो डेफ़िनेटली जो है वो क्लाइमेट चेंज भी जो है वो उसका भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो हम जितनी ज़्यादा शजरकारी करेंगे, जितनी ज़्यादा जो है वो हम दरख्तकारी करेंगे, जितनी ज़्यादा हम रिफ़ॉरेस्टेशन या एफ़ॉरेस्टेशन करेंगे, तो उससे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उसमें जो है वो कमी आ सकती है। सही। तो एंड में आपसे सुनेंगे आपकी पॉइंट। जी। असल में ये एक नज़म है, मेरे साथी हैं, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर में अंडर ट्रेनिंग हैं। आफ़ताब अहमद उनका नाम है और वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक जो है वो एक नज़म लिखी, एक दरख़्त की अहमियत के ऊपर उन्होंने नज़म लिखी और नज़म कुछ इस हवाले से है कि अगर दरख़्त कट जाए तो फिर क्या होता है? तो इसके चंद इशआर जो है वो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। शोर यूं ही ना था परिंदों ने मचाया, शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया था, कोई तो दरख्तों को काटने आया था। मुंडेर पे बैठे पंछी ये सोच रहे थे, वो घर था उनका जो जालिमों ने गिराया था। हल, चारा, बालन, साया और हवा,
वो तन्हा पेड़ कहाँ कहाँ काम आया था। खूब एहसास हुआ इस कटे पेड़ का, कड़ी धूप में जब सर पे ना साया था। वो गया तो किससे भी गए मेरे गाँव के, वो गया तो किससे भी गए मेरे गाँव के, वो शजर जो मेरे पुरखों ने लगाया था। यूँ ही ना कहता था मैं काटो दरख्तों को, यूँ ही ना कहता था मैं मत काटो दरख्तों को, फिर ये पैगाम ताबी का खूब याद आया था। तो ये मेरी उनके कुछ अशआर थे जो उन्होंने मुझे बताया कि दरख्तों की जो है दरख्त कट जाने से जो है इंतहाई जो है वो एक माहौल पे जो है वो एक इंतहाई बुरे असरात जो हैं वो मरतब होते हैं। तो अगर दरख्त होंगे तभी जो है वो हमारा माहौल है, हम लोग ज़िंदा हैं, हमें साँस लेने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर दरख्त नहीं होंगे तो हम जो है वो इवन कि साँस भी नहीं ले सकते। तो मैं अपनी तमाम बातों का खुलासा यही करना चाहूँगा कि जो है दरख्तों को प्रमोट किया जाए, दरख्त लगाए जाएँ, एफ़ॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए। और जितने ज़्यादा हो सके दरख्त को जो है वो लगाया जाए ताकि जो है वो हम आने वाले जो दौर में जो हमें जिनका खदशात हैं कि हमारे अर्थ को जो है उससे दो-चार होना पड़ेगा, हमें उन असरात से दो-चार होना पड़ेगा, तो उन असरात को जो है वो हम कम से कम कर सकें। तो मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ उमर भाई कि आपने मुझे जो है वो अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे जो है वो जंगलात की अफ़ादियत और इसकी अहमियत पे बात करने का मौका दिया। मैं इंतहाई आपका जो है वो तहे दिल से मशकूर हूँ। मुझे खुद भी बेहद खुशी है आपका इंटरव्यू करके। एंड में आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर इस दुनिया या इस कुरे अर्ज़ को देखा जाए या इस जो हमारी ज़मीन है इसको देखा जाए, तो इस पे हमारे ज़िंदा रहने की जो बुनियादी वजह है, वो यही जंगलात हैं। जंगलात को हम ज़मीन के फेफड़े भी कह सकते हैं। अगर इंसान के अंदर उसके फेफड़े ना हों, तो वो साँस नहीं ले सकता। इसी तरह अगर ज़मीन के फेफड़े ना हों, तो इंसान साँस कहाँ से लेगा? तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो है वो एफ़ॉरेस्टेशन को प्रमोट करें और रिफ़ॉरेस्टेशन को प्रमोट करें, ताकि हमारे जो साँस लेने की जो बुनियादी वजह है, वो कायम रहे और हम जो है वो खुलकर अपना साँस ले सकें और इस दुनिया पे जो है वो हम ज़िंदा रह सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका कि आपने वक़्त दिया। इसी के साथ थैंक यू आपसे सो इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।